लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग अब आ चुके हैं ध्वनि के चालों के बारे में अब जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि ध्वनि जो होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसकी गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब आपको बता दें कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंग की चाल भिन्न भिन्न होती है ना। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यह चाल ठोस में अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में न्यूनतम होती है। यानी कि सबसे ज्यादा ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में होती है, उससे कम थोड़ी सी द्रव में होती है और उससे भी कम किस में होती है? गैस में होती है। जिसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे अगर बात करें ठोस की, है ना, ध्वनि में चाल क्या होती है? ठीक है, तो एल्युमिनियम में होता है 5100, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड में है। ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए, स्टील में 5180, पीतल में 4700, निकेल में 4900, कांच में 5000, है ना। ठीक है, और कांच जो है ये फ्लिंट कांच जो होता है उसमें 3980 होता है। उसी तरह अगर आप द्रव में देखें तो देखिए द्रव में देख रहे हैं कि उससे कम है। देखिए इसमें ये 5,000 तक है ना, इसमें देख रहे थे 5000 तक चला जा रहा है। लेकिन देखिए द्रव में क्या है? 1483 है जल में, है ना, आसुत जल में। और समुद्री जल में 1522 है, इथेनॉल में 1162 है। उसी तरह देख रहे हैं ना, पारा में 1454 है। इसी तरह से ये मीटर प्रति सेकंड में है। उसी तरह सबसे कम है वायु में। तो वायु में देखिए, है ना, वायु में यानी गैसों में सबसे कम है। वायु में है 322, नाइट्रोजन में 337, ऑक्सीजन में 315। ठीक है, तो अगर जनरली आपको बता दें तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि वायु में हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। वायु में प्रकाश ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड लगभग। ठीक है, ठीक है। उसी तरह द्रव में, है ना, द्रव में है ना, द्रव में क्या होगा? तो लिक्विड में जो होता है, द्रव में क्या होता है? ठीक है, तो द्रव में होगा लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। और तीसरी बात आती है आपके गैस की, सॉरी गैस तो हो गया, वायु हो गया, एक ठोस की। तो ठोस में लगभग हम लोग 5000 यूज करते हैं। ठीक है, इतना लगभग दिया ही रहता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो लगभग यही रहता है। ठीक, बाकी सब तो नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में अलग अलग सब है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, देख रहे हैं ना 211, सबका अलग अलग है। ठीक, तो ये लगभग में हम लोग लेते हैं वायु के लिए 344 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें दिया है 332, लेकिन किसी किसी बुक में 344 भी देता है। द्रव में 1500 और ठोस में 5000 मीटर प्रति सेकेंड लगभग। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सोनिक बूम के बारे में, है ना। यह है ना, सोनिक बूम क्या होता है इसके बारे में। तो सोनिक बूम जानने से पहले अभी जान लेंगे सबसे पहले कि परास ध्वनिक चाल क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गतिमान हो, तब यह कहा जाता है कि वस्तु पराध्वनिक चाल में से चल रही है। जैसे आप देखते हैं ना, लड़ाकू विमान जो होती है या बंदूक से जो गोली निकलती है, ये सब वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 344 मीटर प्रति सेकंड, और इनका स्पीड और अधिक होता है ना। बंदूक की गोली का स्पीड बहुत तेज होता है और लड़ाकू वायुयान वगैरह भी बहुत तेज चलता है। तो ये क्या होंगी कि वायु में ध्वनि की चाल से भी अधिक तेजी से ये चलते हैं। तो ऐसी चाल को कैसी चाल कहते हैं? पराध्वनिक चाल कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और इनसे जो, है ना, इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि क्या होती है? तीक्ष्ण और प्रबल होती है ना, लाउड रहती है वो ध्वनि। ठीक है, तो इसी तीक्ष्ण और, है ना, तीखा ध्वनि लगता है, एकदम कान में लगेगा तो लगेगा कान गूंज जाता है ना। तो इसी ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी ध्वनि को हम लोग सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सोनिक बूम। जो हम लोग पारस्परिक चाल से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी कि वायु में ध्वनि के चाल से भी तेजी से वो चल रही है, तो वो पारस्परिक चाल होती है। और उसी चाल से किससे वायुयान जो होते हैं, लड़ाकू विमान वगैरह जो होते हैं, है ना, वो बंदूक, है ना, या बंदूक से निकली हुई जो गोली होती है वो इसी चाल से चलती है। किस चाल से? तो पराध्वनिक चाल से चलती है। ठीक है, और उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो क्या होगी? तीक्ष्ण और प्रबल होती है, और उस ध्वनि को सोनिक बूम कहते हैं। ठीक, अब अगला यह है प्रघाती तरंगे यानी शॉक वेव।
जब ध्वनि उत्पादक स्रोत यानी जहां से ध्वनि उत्पन्न हो, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गतिमान हो, तो वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। तो वायु में जो कैसे क्या उत्पन्न होती है, प्रघाती तरंगे, है ना। यानी कि वो वायु को चीरते हुए आगे की तरफ गतिमान रहता है वो वस्तु, और वहां जो उसके कारण उत्पन्न जो तरंगे होंगी वो प्रघाती तरंगे कहलाती है ना। वायु में जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रघाती तरंगे कहलाती है। अगला बात आता है तारत्व का, यानी पिच, है ना। तारत्व क्या होता है, यानी पिच क्या होता है। तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना समझा जाता है। आप कहते हैं कि इसका आवाज बहुत पतला है ना, इसका आवाज बहुत मोटा है, तो ये चीज क्या कहलाता है, उसका तारत्व कहलाता है, वो उसका गुण है। तो जिसका जिसका ध्वनि जो होता है पतला होता है, उसका तारत्व अधिक होता है, ठीक है। जिसका तारत्व अधिक हो उसका क्या कहते हैं कि उसका ध्वनि पतला है, और जिसका तारत्व कम होता है उसका ध्वनि क्या होता है, मोटा होता है। जैसे यहाँ जो दिखाया जा रहा है इस फिगर में कि ये तारत्व देख रहे हैं, ये अधिक तारत्व वाली ध्वनि का तरंग रूप दिखाया गया है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ जो ओसिलेशन होगा, है ना, नंबर ऑफ ओसिलेशन जो हो रहा है यहाँ अधिक हो रहा है। कहने का मतलब किसी समय अंतराल में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ मान लेते ये समय टी है, और यही समय यहाँ देखिएगा, तो यहाँ ओसिलेशनों की संख्या जो अधिक है इसके अपेक्षा, है ना। यानी कि यहाँ जो तारत्व होता है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का तारत्व किस पे, या किसी ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है अधिक हो रहा है, और यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम हो रहा है, वही ना आपकी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो आवृत्ति जहाँ अधिक हो रहा होगा यानी कि उसका तारत्व भी अधिक होगा, और वो पतला ध्वनि होगा। और मोटा ध्वनि में क्या होता है, तारत्व कम होता है। यानी कि अगर कह सके कि ये महिलाओं की ध्वनि जो होती है पुरुषों की ध्वनि से क्या होती है, अधिक तारत्व की होती है, यानी कि उनका पतला होता है, और पुरुष का क्या आवाज होता है, मोटा होता है। समझ गए तारत्व का मतलब। अगली बात आती है प्रबलता की, यानी लाउडनेस की, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता इसका वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमा या तेज सुनाई देती है ना। हमारे कान को धीमा या तेज सुनाई देती है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है, ठीक है। तो यह भी एक गुण है। और ये ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पे निर्भर करती है। आयाम क्या है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी देख रहे हैं ना ये आयाम, मतलब कि क्या, ये जो ऊपर ऊपर हिस्सा है ये क्या है, श्रृंग, और दर्ग जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक की ये जो है, ये लंबाई जो है यहाँ से लंबवत लंबाई जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो है, यही इसका आयाम कहलाता है। तो जिसका आयाम अधिक होगा उसका कहने का मतलब प्रबल ध्वनि होगी, और जिसका आयाम कम होगा वो मृदु ध्वनि होती है, ठीक है। तो यहाँ से समझ गए इसकी प्रबलता का मतलब। अगली बात आती है ध्वनि की गुणता की, है ना, टिम्बर की। टिम्बर गुणता क्या होता है, सुस्वर ध्वनि की गुणता उसका वह गुण है जिससे समान तरत्व तथा समान तीव्रता के विभिन्न ध्वनियों के बीच का अंतर का बोध होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसकी गुणता कहते हैं। गुणता कहने का मतलब उसका एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी हो गया, गुण हो गया। जैसे आपको कहा जाए, जैसे दो सिंगर का आपको साउंड सुनाया जाए, आपके दो फेवरेट सिंगर का ध्वनि सुनाया जाए, एक मान लीजिए लता मंगेशकर का आप सुन रहे हैं, है ना, ठीक, और दूसरा ध्वनि किसका सुन रहे हैं, सोनू निगम का, ठीक। अगर आपसे पहचान करने के लिए कहा जाए कि दोनों में से ध्वनि किसका है, कौन किसका ध्वनि, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। छोड़िए तो लेडीज जेंट्स हो गए, है ना, ये मेल फीमेल हो गए, ये मेल हो गए, इसमें देख रहे हैं मान लीजिए दोनों मेल ही है, एक अंकित तिवारी का ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों की साउंड को सुनिएगा तो आपको देख कर सुनकर पता लग जाएगा कि ये अंकित तिवारी गा रहे हैं और ये सोनू निगम गा रहे हैं, तो वही उनकी गुणता हुई, ठीक है। तो वही यहाँ परिभाषा दी होगा कि सुस्वर ध्वनि की गुणता उसका वह गुण है जिसका समान तरत्व एवं समान तीव्रता के विभिन्न ध्वनियों के बीच का अंतर का बोध होता है। जैसे आपको देख ले, आप ढोलक का आवाज समझ जाते कि ये ढोलक का आवाज है, ये पियानो का आवाज है, ये गिटार का आवाज है ना। यानी कि उनका अलग अलग, है ना, समान तरत्व और समान तीव्रता के विभिन्न ध्वनियों के बीच का अंतर का बोध होता है उससे, ठीक है। आपसे उससे पता लग जाता है, उनके अंतर का बोध हो जाता है, और आप बता देते हैं कि यह इसकी ध्वनि है, ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका श्रव्य परास। श्रव्य परास क्या होता है, यानी कि ऑडिएबल रेंज के बारे में आप लोग जानेंगे। और रेंज का मतलब तो जानते ही होंगे, मैथ में पढ़े होंगे। रेंज है ना, एक तरह का परास होता है, परिसर होता है, ठीक है। तो श्रव्य परास क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सामान्य मनुष्य को ध्वनि की संवेदना कंपन की आवृत्ति के एक निश्चित परास के बीच ही होती है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को जो संवेदना सुनाई देती है वो एक रेंज में ही रहता है, एक निश्चित परास में ही रहता है। यह परास 20 हर्ट्ज से 20,000, यानी कि हम लोग को 20 हर्ट्ज मतलब समझते हैं ना। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज ये सही मतलब किसका था, आवृत्ति का। यानी कि 20 आवृत्ति से लेके 20,000 तक की ही ध्वनि आप सही सही सुन सकते हैं, ठीक है। यानी कि 20 एडजेट से 20,000 एडजेट के बीच की हमें ध्वनि सुन सकते हैं, और जिसे श्रव्य परास कहते हैं या श्रव्यता की सीमा कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए श्रव्य परास का मतलब कि हम लोग जो है कि एक निश्चित सीमा के बीच में ही ध्वनि सुन पाते हैं, और वो निश्चित सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और इसी रेंज को श्रव्य परास कहते हैं, ऑडिएबल रेंज कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के कंपनों से उत्पन्न तरंगे अश्रव्य होती हैं, मतलब हम लोग उसे नहीं सुन पाते हैं, इसलिए उसे अश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं। और ऐसे कुछ जानवर जो होते हैं, हाथी, व्हेल, कुत्ता, ये सब जो होते हैं 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होंगी पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और अगर बात करें गिलहरी का, कुत्ते के, हाथी का, तो इनका जो रेंज होता है 5 हर्ट्ज से लेकर 1 लाख हर्ट्ज तक होता है ना। यानी कि हम लोग का सर्वपरास से इनका सर्वपरास बहुत ही अधिक होता है। इसलिए आप देखते हैं ना कभी कभी कि बिल्ली जो होती है वो थोड़े से भी आहट से भाग जाता है, चाहे चूहा भी होता है थोड़े से आहट से ही गायब भाग जाता है, ठीक है। क्योंकि उनका ऑडिएबल रेंज जो होता है हम लोगों से ज्यादा होता है, और हम लोग से कम के भी आवृत्ति के 20 हर्ट्ज से कम भी सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की भी ध्वनि सुन पाते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ध्वनि के परावर्तन के, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। आप ध्वनि के परावर्तन के बारे में अभी देखेंगे, जिस तरह से आप प्रकाश का परावर्तन देखे थे उसी तरह से, ठीक है। कह रहा है कि दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ, जिसे परावर्तक सतह कहेंगे। कहने का मतलब ये आपका एक परावर्तक सतह हो गया, एक सीधा लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका एक परावर्तक सतह हो गया, ठीक। तो इस सतह पे ध्वनि टकरा कर वापस लौटने की घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। तो आप अक्सर देखे होंगे कि आप जब कभी कहीं खड़े होकर, जैसे आकाश में, खुले आकाश में जाके, पहाड़ वगैरह के पास में जाके या बड़े हॉल में जाके जब चिल्लाते हो तो आपकी ध्वनि दोबारा रिपीट करती है। वो कैसे रिपीट करेगी, तो वही जाके परावर्तित होकर पुनः आपके पास आती है, इसलिए वो रिपीट होती है थोड़े समय के अंतराल के बाद, ठीक है। तो ध्वनि का परावर्तन क्या है कि किसी सतह पर ध्वनि के टकराकर और वापस लौटने। मान लीजिए ये परावर्तक सतह हुआ, यहाँ पे कोई ध्वनि आई, ऐसे टकराई और टकरा कर फिर वापस लौट गई, इस दिशा में ये चली गई, तो इसे ही क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो सतह पे आ रही है, ये ध्वनि जो आ रही है, इसे आपतित ध्वनि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, आपतित ध्वनि। ये जो होगी आपतित ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये आपतित ध्वनि कहलाती है, ठीक। दूसरी जो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दूसरी हो रही है परावर्तित होके जा रही है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित ध्वनि। परावर्तित ध्वनि, ठीक है, परावर्तित ध्वनि। इसमें ध्वनि में नी इधर से रहेगा, इसको आप कर लेंगे, ठीक है, इधर नहीं रहेगा, यहाँ लिख देते हैं परावर्तित ध्वनि, ठीक। और ये परावर्तित ध्वनि, और दोनों के बीच एक लंब भी खींचा जाता है, ठीक है। दोनों के बीच एक लंब खींचा जाता है, इसको अभिलंब भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो किसी सतह पे आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि, और जिस पे टकराती है इस बिंदु को, इस यहाँ पे टकरा रही है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, समझ गया। और टकरा कर फिर ये जब मुड़ जाती है पुनः, इसे परावर्तित ध्वनि कहते हैं, और इनके बीच पे लंब जो होता है इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गया। अब देखिए इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। ध्वनि के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना, इसी पे है, यानी ये फिगर से आपको समझ में आ गया नियम। दूसरा,
आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ये होता है आपतन कोण, इसे आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है क्या होता है? अभिलंब तथा आपतित ध्वनि के बीच का कोण जो होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह इसको कहते हैं परावर्तन कोण, है ना, इसे आर से सूचित करते हैं। ये क्या होता है? आर से सूचित करते हैं। तो परावर्तन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित ध्वनि के दिशा के रेखा के बीच का कोण होता है, ये वाला कोण होता है, इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के, यानी एंगल आई जो होता है बराबर होता है एंगल आर के। तो यही दो नियम होते हैं ध्वनि के परावर्तन के, समझे? अब जाने ध्वनि के परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। जैसे आप देखते हैं डॉक्टरी वाला स्टेथोस्कोप होता है ना, इसमें पाइप रहता है ना, तो ये पाइप इस तरह की रहती है और इसमें देखिए ये पाइप जो होते हैं इसके अंदर जब ध्वनि आती है ना, यहाँ पे जैसे इस स्टेथोस्कोप में इस तरह का बना रहता है ना, इस तरह से पाइप आता है, तो इसमें जब ध्वनि आएगी तो इसके अंदर पाइप में जब इंटर करेगी तो इसी तरह इसका परावर्तन होगा, लगातार टकराएंगे और टकरा के हमारे कानों तक जब आती है, या के आगे जुड़ जाता है ना हमारे कानों तक इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो ध्वनि आएगी वो लाउड हो जाती है, तेज हो जाती है और हमको उसकी ध्वनि हार्ट बीट जो होता है आसानी से सुन पाते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप से। ठीक है, उसी तरह जो हॉर्न वगैरह जो बनता है इसमें भी इसी शेप का रहता है। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस तरह का देखिए, इसी तरह कोनिकल शेप में ही रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें से ध्वनि निकलेगी तो उसमें लगातार इस तरह से परावर्तन होगा और बाहर जब निकलेगी तो वो परावर्तन के कारण तेज हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज है। या फिर आप किसी हॉल वगैरह में होम देखते हैं ना, थिएटर वगैरह जो होता है ना, या फिर बॉक्स ऑफिस वगैरह जो होता है उसमें भी ध्वनि का परावर्तन कराया जाता है। उसमें भी उसकी हॉल की जो सतहें होती हैं वो वक्र शेप में, कर्व शेप में बनाई जाती हैं ताकि उसमें रेगुलर परावर्तन हो सके। और जब रेगुलर परावर्तन होगा इसके कारण से वो क्या होगा, वो ध्वनि गूंजेगा और उसकी प्रतिध्वनि के रूप में वहाँ बहुत तेज लाउड साउंड में सुनाई देगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका अनुरणन, है ना, यानी कि रिवाइब्रेशन क्या होता है। हम देखे बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवारों पर बार बार परिवर्तित होने के कारण कुछ समय तक बनी रहती है, देखते हैं ना, जब तक कि यह अत्यधिक कम ना हो जाए, है ना। जब ये कब तक रिपीट होता है? जब तक ये कम ना हो जाए, है ना, और तब तक सुनाई देती रहती है। तो ध्वनि के इस बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होता है, जिसे अनुरणन कहते हैं, यानी रिवाइब्रेशन। ये बार बार होते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अनुरणन यानी रिवाइब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अगली बात आती है प्रतिध्वनि की, है ना, यानी कि इको की। इको क्या होता है? तो किसी वितरित अवरोध से ध्वनि के परावर्तन होकर उसे पुनः सुनाए जाने की घटना जो होती है ध्वनि की प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि का मतलब वही आपका आवाज रिपीट हो जाता है, दोबारा आपको सुनाई देता है। जैसे पहाड़ों पे जाके आप जो चिल्लाएंगे या किसी बड़े हॉल में जब चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज आती है। अब देखिए जो आपकी पहले वाली आवाज होगी, है ना, यानी वास्तविक जो साउंड होगा उसकी जो प्रतिध्वनि आएगी उससे थोड़ी कम लाउडनेस की होती है, धीमी होती है। क्योंकि जब कण जब जाएंगे तो वो कण जब एक वायु माध्यम है और वायु में क्या होगा, उनका कुछ अवशोषण हो जाता है और जब वापस लौटते क्रम में वो धीमे हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिध्वनि थोड़ी धीमी सुनाई। अब देखिए प्रतिध्वनि क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है। तो पहले पहले बात करें तो हम लोग इससे दूरी निकाल सकते हैं। कैसे दूरी निकाल सकते हैं? मान लीजिए ये ए स्थान है और यहाँ बी स्थान है। ठीक है, जब आवाज आप दे रहे हैं तो ये दूरी तय कर रहा है डी, और ये क्या हो रहा है, ये किसी चाल से जा रहा है, वो चाल है भी। वो चाल क्या है? भी है। अभी जाके जब आवाज आपको आ रहा है और इसको आने में समय लग रहा है टी, तो ये दो गुनी दूरी तय कर रहा है, 2d दूरी तय कर रहा है और इसकी चाल है भी और समय है टी, यानी ये दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुना समय। तो इस तरह से ये करके 2d बराबर भी इंटू टी करके इससे इसका चाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो चमगादड़ भी अब प्रतिध्वनि का ही इस्तेमाल करके चलते हैं और या फिर अपना शिकार करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य तो प्रस्रव ध्वनि नहीं सुन सकता परंतु चमगादड़ की श्रव सीमा बहुत उच्च होती है। ये 1 लाख हर्ट्ज आपको बताया था ना, 5 हर्ट्ज से लेकर 1 लाख हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इनका भी श्रव परास जो होता है यही होता है। ठीक है, इसलिए वे प्रतिध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं। ये प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करके और उससे बचकर निकल जाते हैं। पराश्रय तरंग उत्पन्न कर चमगादड़ किसी अवरोध से परावर्तित ध्वनि को सुनकर लगे समय अंतराल से परावर्तक सतह की दूरी का अनुमान लगा लेते हैं और उससे बचकर निकल जाते हैं। ठीक है, उससे बचकर निकल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा आया,
मान लो कि किसी कीड़ा का इनको शिकार ही करना है, तो ये दूरी नाप लेंगे और उसी का अनुमान लगा लेते हैं ध्वनि कितना देर में वापस आ रहा है, और इनका पता लगा के इसका शिकार कर लेंगे। या फिर कोई अवरोध आ रहा है, उससे कोई खतरा है तो उससे बचकर निकल जाते हैं इसी क्रिया के द्वारा। समझ रहे हैं ना? तो ये भी प्रसव ध्वनि का ही प्रयोग करके प्रतिध्वनि का ही प्रसव ध्वनि छोड़ते हैं और उसका प्रतिध्वनि इनको सुनाई देता है, और उसी से अब ये क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। ठीक है, आने वाले अवरोध से ये बच के, है ना, कोई अवरोध आ गया या कोई खतरा है तो उससे बच के निकल जाते हैं। कि यहाँ प्रसव प्रतिध्वनि जो होती है इसका हम लोग औषधि विज्ञान में यानी मेडिकल के भी क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आवृत्ति की ध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर चिकित्सक हृदय की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हृदय की पूरी जानकारी के लिए क्या करते हैं कि उसको उच्च आवृत्ति की ध्वनि उसमें प्रवाहित करते हैं, यानी क्या करते हैं, तो उसमें उच्च आवृत्ति की ध्वनि जब प्रवाहित करेंगे और हृदय में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है इसका पता लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह अल्ट्रासोनोग्राफी एक अन्य चिकित्सक तकनीक है जिसमें प्रसव कंपन कराया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कराया जाता है, जिसे अल्ट्रासाउंड आप कहते हैं ना आम भाषा में। ये शरीर के विशेष अंग में भेजा जाता है और इस अंग विशेष से विभिन्न भागों के परिवर्तित कंपन से लगे समय से उसके विषय में सही जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से जो आप सुनते हैं उसमें भी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को ही छोड़ा जाता है ना, प्रसव ध्वनि को ही कंपन कराया जाता है और उससे उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। चलिए, प्रसव ध्वनि का प्रयोग करके हम लोग धातुओं में दोष का भी पता लगाते हैं। किस तरह से, जैसे मान लीजिए पुल निर्माण हो, भवन निर्माण हो, उस चीजों में भी इसका उपयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए ये धातु का एक पिंड है, यानी कोई पुल का ही एक टुकड़ा है, जब इसमें प्रसव ध्वनि छोड़ रहे हैं, मान लीजिए जहाँ पे लीकेज है, टूटा हुआ है, उसका तो बड़ा पुल है, उससे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको क्या करेंगे कि वहां देखेंगे कि वो प्रसव ध्वनि आगे नहीं जा पाएगी, वो फिर क्या होगी, पुनः वापस ही आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जब इधर नहीं आ रही है ना, यानी कि इसका मतलब कि वो वहाँ कुछ गड़बड़ है और उसे पता लगा लेते हैं। ठीक है, और वहां से उस पुल की मरम्मत की जाती है, उसको ठीक किया जाता है, उस दोष को दूर किया जाता है। तो प्रसव ध्वनि का पुल निर्माण या भवनों की संरचना, बड़े बड़े बिल्डिंगों की संरचना में इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका सोनार। सोनार क्या होता है, तो समुद्री जहाज आप देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे वस्तुओं जैसे पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। ठीक है, समुद्री जहाज में इसका उपयोग किया जाता है और इस तकनीक को सोनार कहते हैं। ये जो तकनीक होता है इसे क्या कहते हैं, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, यानी सोनार, देख रहे हैं ना, ठीक है, इसे सोनार कहा जाता है। मतलब गहराई का पता लगाने का जो तरीका होता है उसी को सोनार कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ डिवाइस लगा दी जाती है जहाँ से क्या निकलती है, तो इसमें भी अल्ट्रा साउंड निकलती है। ठीक है, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि निकलती है, ये जाएगी समुद्र तल से, यहाँ टकराएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, वापस जाएगी, है ना। तो ये डिवाइस लगा हुआ, ये रिसीव कर लेता है और यहाँ से पराश्रव्य ध्वनि निकलती है और ये टकरा के वापस आती है। तो वही चीज यहाँ भी है कि 2 गुनी दूरी हो रही है। ठीक है, है ना, 2 गुनी दूरी हो रही है, यानी 2d लिखिए या 2h लिखिए, है ना, और चाल उसका भी है और समय लग रहा है उसको आने में t। इस फॉर्मूले से हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं गहराई को, है ना। ये डी लिखिए या एच लिखिए, दूरी या हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से, इस तकनीक से हम लोग गहराई का पता लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि इस समुद्र में ये टकराए नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मानव कान की संरचना के बारे में। तो मानव कान आपको पता है कि सुनने के लिए आपके कार्य में आता है। तो मानव कान की बनावट 3 भागों में बटी हुई है। पहला होता है बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो यहाँ देखिए बाह्य कान की बात करें, इस फिगर में देख रहे हैं, तो बाह्य कान यहाँ से यहाँ तक होता है, कर्ण पल्लव से लेके यहाँ तक। ठीक है, कर्ण नलिका तक ये पूरा रहता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ ये मध्य कान हो जाएगा, कर्ण नलिका से यहाँ से इस यहाँ तक। ठीक है, और उसी तरह आंतरिक कान होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बाह्य कान क्या है। तो लिखा हुआ है कि बाहरी कान में कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव मतलब ये बाहर वाला भाग जो आपके बाहर आपको दिखता है ये। ठीक है, और कर्ण नलिका यानी पीना, इसमें यही 2 चीज होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बाहर से परिवेश से ध्वनि तरंग को एकत्रित करता है और मध्य कान में भेजने का कार्य करता है, यानी यहाँ आ जाएगा मध्य कान में। मध्य कान में आप देखिए यहाँ पे नलिकाएं बनी हुई है इसमें। ठीक है, मध्य कान कर्ण नलिका से कसकर बंधी तनी हुई एक झिल्ली होती है जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यहाँ यहाँ जो होती है ना, यहाँ
कर्णपट या कर्णपट है ना, कर्णपट या कर्णपल्लव कहा जाता है इसको, सॉरी कर्णपट कहते हैं इसको, कर्णपट कहते हैं। यहाँ पे एक झिल्ली होती है ना, चादर की समान एक झिल्ली होती है जिसे कर्णपट कहता है। ठीक है, अब कर्णपट इसमें 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, देखिए कौन है, मुगदरक, निहाई, और तीसरी कौन है, तीसरी आपकी कौन है, ये वलयक। ठीक है, मुगदरक, निहाई और वलयक। ठीक है, हैमर, एनविली और स्ट्रूप। ठीक है, मध्य कान में 3 होती हैं। ये क्या करते हैं कि जो ध्वनि तरंग यहाँ से मिली है कर्ण पल्लव से होकर, ये कर्णपट से होकर, कर्ण नलिका से होकर, कर्णपट में एरोड्रम इसको कहते हैं, यहाँ पे टकरा कर अंदर जो आई है उससे क्या करता है कि आंतरिक कान के पास संचरित करता है। आंतरिक कान कौन है, तो ये वाला है भाग। ठीक है, ये वाला भाग, इसमें स्वर तंत्रिका और कर्णावत है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि आंतरिक कान द्रव से भरी हुई एक कुंडलित नली है जिसे कर्णावत कहते हैं, है ना, कोचेला कहते हैं, कर्णावरत कहते हैं। ठीक है, ये घोंघा जैसा, तो घोंघा देखे ना जो पाया जाता है नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में। ठीक है, इस तरह का रचना होता है। ठीक, अब ये क्या कर्णावत में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो स्रव तंत्रिका होती है, ये स्रव तंत्रिका होती है, और ये स्रव तंत्रिका हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक, ये एक सिग्नल के रूप में, संदेश के रूप में क्या करते हैं, स्रव तंत्रिका से यहाँ जो हमें ध्वनि सुनाई देती है और सिग्नल के रूप में कहाँ भेज देते हैं, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसका पता लगा के बताता है कि हम लोग क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखा जाएगा अगले पार्ट में। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।